हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन जो टॉपिक हैं उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर शक्ति संसाधन के रूप में उनका वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने देखा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा या शक्ति के साधन। परंपरागत शक्ति के साधन थे, उसके अंदर हमने बच्चों पिछले वीडियो के अंदर कोयले के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इसके बाद में हमने देखा विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कोयला जहाँ चीन में पाया जाता है, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र थे उनको भी उनके बारे में बताया गया। और भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कोयला जो निष्कासन होता है वो छोटे नागपुर के पटारी जो क्षेत्र थे, जैसे पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जैसे रानीगंज वाले क्षेत्र में, और झारखंड के हिस्से बोकारो और जरिया क्षेत्र थे, उनके अंदर कोयला उत्पादन होता है। उनके बारे में मानचित्र कौशल के साथ अध्ययन किया। आज हम बच्चों वही उसी परंपरागत शक्ति संसाधन के जो भाग रहे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन का भाग है जो लिक्विड अवस्था के अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर पाया जाता है, और ये अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर समुद्री तटीय क्षेत्र नजदीक हो या फिर किसी प्रकार से वहां पर अवसाद की मात्रा क्या हो, अधिक हो। उन क्षेत्रों के अंदर ये अधिकतर मिलते हैं। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम उत्पादन के महत्वपूर्ण बिंदु। पेट्रोलियम अवसादी सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। पेट्रोलियम जो तत्व है वो किन सेलों के मध्य पाया जाता है? अवसादी सेलों के मध्य पाया जाता है। अब आपको बच्चों थोड़ा बहुत आपको सेलों के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि यदि सेल का थोड़ा सा ज्ञान नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि अवसादी सेल किस प्रकार की होती है या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल के बारे में देखें तो सेल क्या है, तो याद रखना बच्चों, धरातल के ऊपर सबसे ऊपरी कोमल व कठोर परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेल। अब देखो, विभिन्न प्रकार के खनिज जिसमें से पेट्रोलियम भी एक खनिज है। अब सेल हम मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ेंगे। पहली जो सेल होगी उसे हम कहते हैं आग्नेय सेल। क्या कहते हैं बच्चों? आग्नेय सेल। इसका जो निर्माण है वो बच्चों लावा द्वारा निर्मित सेल को हम क्या कहेंगे? आग्नेय सेल। ऐसी सेल जिसका निर्माण लावा के कारण हुआ है उसे क्या कहेंगे? आग्नेय सेल। इसके अंदर हमेशा पाया जाता बच्चों सोना, चांदी, लोहा। ठीक है बच्चों। फिर हम लेते हैं अवसादी सेल। अवसादी सेल जो अभी आपने पढ़ी है, अवसादी सेल है वो नदियों के अवसादों के जमाव के कारण इनका निर्माण हुआ है। अवसादी सेल किसे कहते हैं? नदियों के अवसादों के कारण का जमाव हुआ है। इसके अंदर अधिकतर बच्चों देखो कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसे कार्बनिक और जैसे अवसादी पत्थर के रूप में देखते हैं तो बलुआ पत्थर, ये सब यहां पर देखने को
मिलते हैं। फिर तीसरी है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल तो याद रखना, आग्नेय व अवसादी सेलों का दबाव व तापमान के कारण उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? कायांतरित सेल। तो ये जो अवसादी सेल है उसके अंदर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम तत्व। तो अब आपको मालूम चल गए होंगे सेलें कितने प्रकार की होती है, उसके अंदर किस प्रकार के मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। अगला बिंदु, पेट्रोलियम तत्व का भेदन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में ही मिलता है। अब बहुत अच्छी महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों कि पेट्रोलियम जो तत्व है वो अपतटीय या तटीय क्षेत्रों में ही मिलता है। अपतटीय का मतलब होता है जो नदियों के किनारे होते हैं, और तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर ही ये ज्यादातर ये खनिज पाया जाता है। क्यों? नदियां अपने साथ अवसाद लाती है और तली में जमा करती जाती है और धीरे धीरे इसका निर्माण लाखों वर्षों के अंदर पेट्रोल का हो जाता है। पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, जब आप पेट्रोलियम तत्व निकालते हैं तो उसका परिशोधन किया जाता है। परिशोधन का मतलब उस पेट्रोलियम तत्व को साफ किया जाता है, और साफ करते उस दौरान बहुत सारे हमें खनिज मिलते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन भी कहते हैं, मोम, प्लास्टिक और स्नेक। ये सारे के सारे जो तत्व है वो पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। इन सभी तत्वों को हम पेट्रो रासायन तत्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेट्रो रसायन तत्व। क्या कह सकते हैं? पेट्रो रसायन तत्व। तो आपको यह सवाल आ जाए कि पेट्रोलियम तत्व को शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेक। ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं अगला बिंदु, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनने वाले जो उत्पाद है उनको क्या कहा जाता है? काला सोना। जैसे स्नेक है, प्लास्टिक है, मोम है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या कहलाता है? काला सोना। क्योंकि ये बहुत ही अधिक क्या होते हैं? मूल्यवान। और पेट्रोलियम से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मूल्यवान। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? काला सोना। अब आपसे पूछ लिया जाए, काफी बार सवाल आता है कि काला सोना किसे कहते हैं, तो कहना पेट्रोलियम। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। तो आपसे कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखता हूं, नोट करके रखना याद। काला सोना पेट्रोल को कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोल को। ठीक है। दूसरा, सफेद सोना कपास को कहते हैं, और काला सोना अफीम को भी कहते हैं। अफीम को भी क्या कहा जाता है? काला सोना। इसके अलावा और बहुत सारे से खनिज है जिसे अलग अलग रूपों में अंदर जाना जाता है। तो ये तीन बिंदु याद रखना, काला सोना पेट्रोलियम तत्व को भी कहा जाता है, और काला सोना अफीम को भी कहा जाता है, और सफेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। कौन कौन से? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया के अंदर भी पेट्रोलियम तत्व देखने को मिलता है। यदि हम विश्व के अंदर देखते हैं तो ये सारे देश है जहां पेट्रोल के बहुत ज्यादा क्या पाए गए? भंडार। भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में जैसे असम में डिगबोई, मुंबई में मुंबई हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में
मिलता है। अब हम भारत का जो मानचित्र आपका आता है उस मानचित्र के अनुसार इसको दर्शा के बताते हैं कि भारत के अंदर कहां कहां ये पेट्रोल का उत्पादन होता है। देखो भारत के अंदर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो पेट्रोल है वो कहां होता है, मुंबई खाई में होता है। कहां होता है, मुंबई खाई के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन का लिया हुआ है असम में डिगबोई। तो अपन का असम या असम के अंदर कौन सा, डिगबोई। और भी है यहां पर मोरान, नहरकटिया, ये तीनों के तीनों कहां पर है, असम में। कहां पर है, असम के। नहरकटिया, मोरान और डिगबोई। डिगबोई ये भारत की पहली परिशोधनशालाओं में से एक मानी जाती है। फिर अपन आगे चलते हैं तो गुजरात के अंदर देखते हैं तो यहां पर अंकलेश्वर, यहां पर कोयली, यहां पर हजीरा, यहां पर पोरबंदर प्रमुख क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। फिर महाराष्ट्र के अंदर चलते हैं तो महाराष्ट्र से अंदर जो मुंबई से थोड़ा सा दूर यहां पर एक क्षेत्र है उसका नाम है मुंबई हाई। कौन सा क्षेत्र है, मुंबई खाई। यह भारत का लगभग 60% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत का कितना, लगभग 60% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। वो भी कौन से जहाज की सहायता से, सागर सम्राट की सहायता से। सागर सम्राट जो जहाज है उनकी सहायता से भारत यह सबसे ज्यादा पेट्रोल निकालता। फिर यहां पर जो गोदावरी और कृष्णा नदी के जो क्षेत्र है, गोदावरी और कृष्णा नदी जो क्षेत्र है वहां पर भी पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो अपन देखते हैं तो भी पेट्रोल निकाला जाता है। कहां पर, राजस्थान के अंदर। आपने सुना होगा केयन एनर्जी जो संस्था है वो राजस्थान के अंदर पेट्रोल का उत्पादन करती है। इसके अलावा जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है उसके अंदर भी कई सारे क्षेत्र हैं जहां छोटे बड़े तेल के कुएं के भंडार देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा जो तेल के भंडार का जो क्षेत्र मिला वो आलिया बेट गुजरात के तटों के पास मिला है, जो भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में खोजे गए तेल के क्षेत्रों में से सबसे बड़ा माना गया। अब यदि आपसे पूछ ले बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भी तेल का जो पहला कुआं था वो कब खुदा था, ये सॉरी कहां खुदा था, पेंसिल्वेनिया। कौन से स्थान पर खुदा था, पेंसिल्वेनिया स्थान पर खुदा था। तो अपने बच्चों पेट्रोलियम जो तत्व हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में जान। अब हम लेंगे प्राकृतिक जो गैस है उनके बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। देखो बच्चों, प्राकृतिक जो गैस होती है वो अकेले कभी नहीं पाई जाती है। ज्यादातर ये पेट्रोलियम तत्व के साथ ही निकलती है। अधिकतर कहां निकलती है, पेट्रोलियम तत्व के साथ। और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल से बाहर लाया जाता है। और ये प्राकृतिक गैस कब बाहर निकलती है, जब पेट्रोलियम जो हमें अशुद्ध पेट्रोलियम होता है उस समय तेल को धरातल से बाहर निकालते हैं, उसी समय प्राकृतिक गैस होती है वो भी निर्मुक्त होती है। क्या होती है, निर्मुक्त। जैसे आपने ये जो कुआं है उसके अंदर जो जब पेट्रोल को मशीनों से बाहर निकालते हैं, पेट्रोल को जब मशीनों से बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं अपरिष्कृत, मतलब अशुद्ध पेट्रोल कह सकते हैं। अशुद्ध पेट्रोल निकालते हैं उस समय इस पेट्रोल के साथ ही क्या निकलती है, प्राकृतिक गैस। क्या निकलती है, प्राकृतिक गैस। याद रखना। अगला बिंदु, प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू एवं वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। और प्राकृतिक गैस है
उनका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। आपको पता ही है, आप देखते भी हो घर पर कि जो गैस होती है उसका उपयोग हम चूल्हे के अंदर करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं, और विभिन्न बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसका उपयोग हम गैस का दौरान करते हैं। जैसे वाहनों को चलाने में भी हम गैस का प्रयोग करते हैं। वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी इसका उपयोग, उद्योगों के अंदर भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि गैस के माध्यम से क्या बनाई जाती है, ऊर्जा बना दी जाती है, और उस ऊर्जा से मशीनों का चलना प्रारंभ हो जाता है और विभिन्न प्रकार के कार्य आसानी से होते हैं। भारत के प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र जैसे जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है, त्रिपुरा है, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। भारत के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। एक बिंदु आया डेल्टा, काफी बार आपसे पूछा भी जा सकता है डेल्टा क्या है। यदि आपसे पूछे डेल्टा क्या है तो आपको उत्तर देना है, जब नदी समुद्रों में, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा। नोट करके याद रखना बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका नाम है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, याद रखना बच्चों, सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन में लिख सकते हो आप पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल, पश्चिम बंगाल है जहां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और ये जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है, गंगा और उनके साथ ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदियां मिलकर इस सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर इसका निर्माण करती है। ठीक है बच्चों। और यदि आपसे पूछ ले सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, तो उसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन का डेल्टा। तो अब हम बच्चों भारत के अंदर मानचित्र कौशल के माध्यम से देखेंगे कि कहां कहां भारत का कौन से क्षेत्रों में कितना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र स्थित है। आपको मालूम ही है भारत के अंदर जो अधिकांश जो पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र मिले हैं वो नदी घाटी क्षेत्र, या जहां पर पहले कोई औषधि रूप में कोई घटनाएं घटित हुई या नदियों का प्रवाह क्षेत्र था, उन क्षेत्रों के अंदर अधिक देखने को मिलता है। अब अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जैसलमेर। तो यहां पर है हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर कहाँ आया हुआ बच्चों, राजस्थान के अंदर। तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर भी आपने देखा कि भारत के बहुत ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गैस निकलती है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा यहाँ पर गैस का उत्पादन किया जाता है। भारत में बहुत सारे क्षेत्र है जहां पे गैस निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। फिर अपन देखते हैं कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र आपको मैंने मालूम ही, यह जो क्षेत्र की जो नदी बहती है उसका नाम है गोदावरी। कौन से क्षेत्र है, गोदावरी। और यहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम है कृष्णा। तो ये कृष्णा गोदावरी जो क्षेत्र है वहां पर भी हमारे गैस के अपूल भंडार देखने को मिलता है। फिर अपन के आगे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ पर है त्रिपुरा, जो किससे घिरा हुआ है पूरा का पूरा, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से देखो त्रिपुरा की जो सीमा है वो तीन ओर से किससे घिरी हुई है,
बांग्लादेश, इसलिए त्रिपुरा इसको याद रखने का ट्रिक भी है। काफी बार सवाल आ जाए बच्चों कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो याद रखना त्रिपुरा, ठीक है। फिर बाद में मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र, जैसे यहाँ पर है मुंबई, इसके जो अपतटीय क्षेत्र है वहां पर भी गैस का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। ये सारे जो क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक गैस संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं। तो आपने भारत के प्रमुख जो प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र थे बच्चों वो देख लिए। अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र। और विश्व के प्रमुख जब गैस उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकांश जो गैस उत्पादक जो क्षेत्र हैं ये कौन से क्षेत्र में आए हुए हैं, लगभग यूरोप महाद्वीप में। कहां पर आए हुए हैं, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र में आए हुए हैं। तो अपन सीधा यूरोप महाद्वीप को एक क्षेत्र बना देते हैं और उसको अपन देश की दशा देते हैं। यूरोप महाद्वीप के अंदर ये सबसे ज्यादा ये पर्वत देखने को मिलती है। यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे पहले देखते हैं रूस, तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, रूस, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे, तो यहाँ पर कौन सा देश है, नॉर्वे। फिर कौन सा, इंग्लैंड, तो यहाँ पर एक जो अटलांटिक महासागर के अंदर एक द्वीपीय राष्ट्र है उसको क्या कहते हैं, इंग्लैंड, जिसे यूके भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। या फिर तीसरे रूप में हम देखते हैं तो इसे क्या कहेंगे, ब्रिटेन। क्या कहेंगे, ब्रिटेन भी इसी का नाम है, यूके भी इसी का नाम है और इंग्लैंड भी इसी का नाम है। और नीदरलैंड यहाँ पर आया हुआ है, नीदरलैंड जहां पर फूलों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। याद रखना, नीदरलैंड के अंदर किसकी खेती की जाती है, सबसे ज्यादा फूलों की खेती होती है। तो ये है विश्व के प्रमुख गैसीय उत्पादक क्षेत्र जो अधिकांश क्या है, यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। अब आपको कुछ नोट करके मैंने बिंदु लिखे हैं जो आपके एग्जाम के थ्रू महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं, पूछा जा सकता है। पेट्रोलियम शब्द किस लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, या पेट्रोलियम शब्द के अंदर कौन से शब्द से इसका निर्माण हुआ है, वो सब। तो याद रखना, पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द पेंट्रा से हुआ है। याद रखना, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से है, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, पेंट्रा, जिसका अर्थ होता है सेल। पेंट्रा का अर्थ क्या होता है बच्चों, सेल। तो याद रखना, पेट्रोलियम लैटिन भाषा के पेंट्रा से बना जिसका अर्थ सेल होता है। और एक शब्द और है ओलियन, जिसका अर्थ होता है तेल के लिए किया गया। ओलियन शब्द है वो किसके लिए हुआ है, तेल के लिए। इसलिए इसे पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है, इसलिए पेट्रोलियम का शब्द का अर्थ क्या होता है, सेल तेल। तो आपको मालूम हो गया, पेंट्रा और ओलियन को दोनों संयुक्त रूप से करते हैं तो क्या परिभाषा बनती है, सेल तेल। उसी को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ठीक है, सीएनजी गैस का जो अधिकतर प्रयोग है वो ऑटो वाहन के अंदर किया जाता है। ऑटो वाहन के अंदर इसका देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी और ऑटोमोबाइल्स ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। और ये पर्यावरण के क्या होता है, हितैषी होता है। इससे जो अपन पेट्रोलियम है, डीजल है, जब उसको प्रयोग करते हैं उसकी तुलना में इसका जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है बच्चों, कम देखने को मिलता है। अब हम कुछ दो बिंदु आए ऐसे हैं जिसके बारे में देखते हैं। पहला एक बिंदु आया है पर्यावरण। आपको मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़कर आए, 7th क्लास के अंदर पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर पाए जाने वाले, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जैव व अजैवों का आवरण। जैव व अजैव का आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण। जैसे हम अब बैठे हैं बच्चों, हमारे चारों ओर देखो, आपके जो स्टूडेंट हैं, मित्रगण हैं, वो भी बैठे हैं, और आपके आसपास क्या पड़ी है, बेंचें भी पड़ी है। तो ये सारे क्या है बच्चों, हमारा पर्यावरण है, जो जैव के रूप में भी मिलता है और अजैव के रूप में भी
देखने को मिलता है, तो वो हमारा क्या हो गया, पर्यावरण। एक शब्द आया प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहते हैं, काफी बार सवाल आता है, तो क्या लिखोगे, पर्यावरण के अंदर अवांछनीय तत्वों, पर्यावरण के अंदर अवांछित तत्वों के मिश्रण को प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जब पर्यावरण के अंदर जब अशुद्ध गैसें मिल जाती हैं या अशुद्ध जल मिल जाता है, जिसके कारण हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, पर्यावरण कहलाता है। अब आपसे पूछ ले प्रदूषण कहलाता है। अब आपसे पूछ ले प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला प्रदूषण वायु प्रदूषण है। यदि आपसे पूछ ले वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप बच्चों सीधी सी परिभाषा देनी है। वायु के अंदर जब अवांछित गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मिल जाती हैं, जिसके कारण वायु अशुद्ध हो जाती है, उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जब वायु के अंदर अवांछित गैसें मिल जाती हैं तो वायु अशुद्ध हो जाती है, उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर जल प्रदूषण, जब जल के अंदर अशुद्ध पदार्थ मिल जाने से जल अपनी गुणवत्ता खो देता है या शुद्धता खो देता है, उसी को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। फिर ध्वनि प्रदूषण, जब कानों से के अंदर जब कोई आवाज अप्रिय लगे या कानों को जो अप्रिय लगने वाली जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। भूमि प्रदूषण, जब भूमि के अंदर रासायनिक और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने से भूमि क्षारीय और अम्लीय हो जाती है, उसी को भूमि प्रदूषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के जो प्रदूषण है वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी कारण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण हितैषी जो गैस है उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गैस होती है बच्चों वो डीजल है, पेट्रोल है, उसकी तुलना में प्रदूषण क्या करती है, कम करती है। इसके अलावा जो गैस है वो प्राकृतिक जो पेट्रोल है उनके साथ निकालने के कारण उसमें अधिक खर्चा भी ज्यादा नहीं आता, क्योंकि वो पेट्रोल के साथ निकल जाते हैं। आपने प्रदूषण के साथ एक काफी बार एक शब्द आता है प्रदूषक। प्रदूषक, देखो प्रदूषण और प्रदूषक का जब अंतर पूछते हैं बच्चों तो नॉर्मल सा अंतर है। प्रदूषण में पाए जाने वाले तत्वों को, प्रदूषण में पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, प्रदूषक। जैसे अपन आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रेट ऑक्साइड, इसके अलावा जल के अंदर जो हम अशुद्ध डालते हैं जैसे शेरों का मलमूत्र, या फिर अपन भूमि के अंदर जो रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सब के सब क्या है बच्चों, प्रदूषक के भाग है। किसे कहते हैं, प्रदूषक के भाग। तो पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा अलग है और प्रदूषक की परिभाषा अलग है। तो बच्चों आज इस वीडियो के अंदर आपने परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत थे जो हमारे अपने पूर्वजों से मिले थे, उनके जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें हमने देखा प्राकृतिक पेट्रोलियम तत्व और प्राकृतिक गैस, उसका विस्तार के साथ अध्ययन किया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जल विद्युत के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में गैर परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बारे में भी हम विस्तार के साथ अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।